सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के दौरान उन जमातों के आपसी इख्तलाफात हो गए जिनके इससे पहले PDM में इत्तेहाद था और PDM के टूटने यानी कि PDM के कुछ जमातें अलहदा होने तक वो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते गए और NA 249 कराची का इलेक्शन हुआ तो खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून मद्दे मुकाबिल आ गए। अब PDM के दोबारा से इत्तेहाद की सूरत बनाने की कोशिश कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन जिस किस्म की सख्त बयानबाजी सामने आई बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, तो उससे ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस PDM में जाती हुई नज़र आएगी या नहीं, ये बड़ा एक अहम मामला है। लेकिन ये सीट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में जीती थी, लेकिन वो अपनी सीट का दिफा करना तो दूर की बात है, वो 5वें नंबर पर इस इलेक्शन में आई है। लेकिन इस इलेक्शन की ख़ास बात ज़िमनी की बात बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो भारी वोट जो हैं वो मिले दोनों जानिब से, हुकूमत जो जीतने वाले हैं वो भी और जो हारने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून और साथ ही साथ तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और PSP, ये 6 बड़ी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला, लेकिन 6 बड़ी जमातों के उम्मीदवार मिलकर भी वोटर्स को बाहर कराची में नहीं निकाल पाए हैं। एतमाद कम हो रहा है सियासी जमातों पर कराची के वोटर्स का, यह मामला कुछ और है। ये 12 लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन आज फिर से खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन सूबाई असम्बली का हो रहा है और उसमें भी करीब अब 1 घंटा बाकी रह गया है। आज भी कुछ तलखी हल्की बुल्की नज़र आई है जो कुछ पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन बहरहाल ये भी कहा जाता है कि ये भी एक इलेक्शन का हुस्न होता है। पंजाब में तो ख़ास तौर पर इस किस्म के लड़ाई झगड़ा हो जाता है देही एरियाज़ के अंदर ख़ास तौर पर। आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला जो है वो PDM के हवाले से है कि क्या अब इस इतनी ज़्यादा कशीदगी के बाद PDM का कोई मामला बाकी रह जाता है या नहीं। और अब दोबारा गिनती के बाद भी अगर मुस्लिम नून हार जाती है, अगर, तो क्या फिर मुस्लिम नून पर यह बात हो कि जब भी इलेक्शन होगा उसका एतराज़ ही सामने आता है, चाहे इससे पहले के ज़िमनी इलेक्शन हो या ये ज़िमनी इलेक्शन हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि जहाँ जीतते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ हारते हैं वहाँ धांधली का इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम नून लगाती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त राना अरशद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। राना साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। राना साहब पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, आज भी ये बात हो रही थी, कल भी ये बात हुई कि मुस्लिम नून जीत जाए तो इलेक्शन ठीक होता है, हार जाए तो वहाँ धांधली हो जाती है। तो सर, यहाँ पर क्या वजूहात हैं कि आप इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को मान नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन आप चले गए, क्या वजूहात हैं? आपको इतना क्या यकीन है कि आपको ही ये वोट मिले? अगर ये वोट दोबारा से गिनती में आपके मुखालिफ आते हैं तो फिर जीतने वालों का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी फहम फरासत पर और आपके गोल्ड TV पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जो बात की इंट्रो में, मैं सिर्फ अर्ज ये करूँगा, जो मियाँ नवाज साहब का बयान है ना, वोट को इज्जत दो, उसका मतलब ये हरगज नहीं कि सिर्फ नून को वोट पड़े तो वही उसकी इज्जत हो, नहीं, जिस पार्टी को भी वोट पड़े वो उसके बॉक्स से निकलना चाहिए। आप देखें कि जो दस्के का इलेक्शन था, जो हमने कहा था वो सच साबित नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जो वोटर्स के साथ साथ वोट और वोटिंग का अमला ही गायब कर दिया गया, उस पर जो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, वो भी एक सवालिया निशान है। आपने बात की 249 कराची की, तो अर्ज मैं ये देता हूँ कि आप देखें कि 35,000 के करीब फैसल वापडा के वोट थे और 34,000 समथिंग शबाशी साहब के थे, 700 का डिफरेंस था। और पार्टी के वोट जो हैं वो 7,000 के करीब थे। इशू ये है कि ठीक है, रमजान मुबारक की वजह से भी वोट कम हुए, कोविड की वजह से भी कम हुए, लेकिन देखना ये है कि जो वोट वहां पर पड़े, वोट भी कम पड़े और ज़ाहिर उनकी गिनती भी जल्दी हो सकती है। और उसका अगर आप सर्कल देख लें कि वो
20-25-30 मिनट से ज्यादा की ट्रैवलिंग नहीं थी। तो फिर आपका टीवी चैनल भी और तमाम टीवी चैनल खबरें चला रहे थे, तो ये जो आस्ता आस्ता धुंध शुरू हुई 12 बजे के करीब, और वो पढ़ती पढ़ती फिर आप देखें कि सहरी का टाइम हो गया। हमें उस चीज पर खदशात थे, तहफ़्ज़ात थे, और वो हमने बरबला किए। आपने जो बात की गिनती की, मैं समझता हूं कि एक सीट मैटर नहीं करती, वो हमें मिल जाए, पार्टी को मिल जाए या पीटीआई को मिल जाए। इशू ये है कि जो वहां की सूबाई गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन का वहां पर रोल है, क्योंकि मुझे अंदाजा है, मैं खुद सूबाई कैबिनेट का मेंबर था, इलेक्शन कमीशन के लिए जो अमला इस्तेमाल होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्तेमाल होते हैं, जो आरओ होते हैं, वो हर सूबाई गवर्नमेंट का अमला होता है, वो प्योरली इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं होता। जी बिल्कुल, वो सरकारी मुलाजिम है, कोई हेडमास्टर है, कोई प्रोफेसर है, प्रिजाइडिंग अफसरान को डॉक्टर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर मामला ये है, इसमें मामला यहाँ पर तो वहां पर 45 फार्म, फाफन की रिपोर्ट आप देख लें, पिलडाट की रिपोर्ट आप देख लें, और जो दीगर एजेंसीज ने रिपोर्टिंग की है वो देख लें कि वहां पर कितने 45 फार्म नहीं दिए गए, और वो 276 के करीब पोलिंग स्टेशन थे। तो आप देखेंगे 167 के करीब जो फार्म थे वो दिए गए, और चौथा हिस्सा पर दस्तखत नहीं है। चलें राना साहब, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन सवाल बहरहाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है। सईद गनी साहब भी कुछ देर पहले मुख्तलिफ हलकों के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो हम भी ये सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ये इलेक्शन जीते हुए थे। अब उस वक्त जनरल इलेक्शन में 700 वोटों से आ रहे थे, जब उनके वोटों की तादाद भी 34,000 प्लस थी। उस वक्त उन्होंने इसके दोबारा गिनती का मामला नहीं किया, या इलेक्शन कमीशन खुद भी नहीं करना चाह रहा था, क्या सूरत थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन जो है वो कह रही कि हम जीते हुए हैं, मुस्लिम लीग कह रही है हम जीते हुए हैं। ये तो अब फैसला कल तक हो जाएगा कि कौन जीता हुआ है। लेकिन आज के इलेक्शन की सूरत हाल भी जानेंगे जो खिशाब किया। लेकिन उससे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, ये हैरान कुन मामला है कि आपको 14 सीट्स इस शहर में मिली और 14 MNAs हुए, फिर उन MNAs को हर एक को तकरीबन 15 करोड़ रुपया भी इन 2-2.5 सालों में वफाक से मिला कि अपने इलाकों में काम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद 5वें नंबर पर आना कि 10,000 वोट भी हासिल ना कर पाना, ये बड़ा अलमिया है आपकी जमात के लिए। तो इसका मतलब है कि कराची में अब आइंदा आम इंतखाबात में आपकी जमात जो है वो यही पोजीशन रहेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कि आपने मुझसे अपने प्रोग्राम में मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। लेकिन एक तो ये कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और जो आपके दूसरे मेहमान हैं अरशद साहब, उनकी तो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो आपने सवाल मुझसे किया मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची ने हम पर एतमाद किया, हमें 14 सीटें दी, और इंशाअल्लाह ताला हम उनके एतमाद में भी पूरा उतर रहे हैं। मैं ये आपको कोई रमज़ान का महीना है, कोई वो नहीं, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल हकीकत वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन जो तरक्याती काम हुए वो भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इससे पहले कभी नहीं हुए, 15-20 साल में हमने किसी काम होते हुए नहीं देखे, अब काम भी हो रहे हैं। मगर मैंने एक चीज़ की महसूस किया कि सिर्फ काम ही काफ़ी नहीं होता, हल्के के अंदर नुमाइंदे का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। NA 249 के अंदर हमने बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने अपना एक नौजवान वहाँ का मुकामी बेहतरीन और ईमानदार मेहनती शख्स हमने खड़ा किया, और उसके बाद 2-3 चीज़ें वहाँ पर जिस फैक्टर ने काम किया जिसकी बुनियाद पर हमें शिकस्त हुई, वो ये थी कि एक तो फैसल वाडा साहब के वहाँ पर ना जाने की वजह से जो लोगों ने शिकायत की कि फैसल वाडा साहब को हमने नहीं देखा। हालांकि फैसल वाडा साहब के फ़ंड से वहाँ काम हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस पर भी लोगों को एतराज़ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फैसल वाडा साहब को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है कि लोग अब काम के साथ साथ अपने नुमाइंदे को भी चाहते हैं कि वो उनके दरमियान में रहे। सही। और दूसरी वजह ये थी जो हमारे यहाँ आपस के अंदर इख्तलाफ हुआ टिकट के असूल की खातिर, तो जिसने हमें जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो पहुँचा वो हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से पहुँचा। और उसमें क्या हुआ कि उस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। एक रमज़ान, गर्मी, रोज़ा, और उसके बावजूद जो ग्रुप बंदी हुई उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए आई ओपनर है सबके लिए कि सिर्फ इलेक्शन जीतना या तरक्याती काम करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि
लोगों के साथ, लोगों के दरमियान रहना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी खुशी गमी में शरीक होना। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बड़ी लॉजिकल सा पूरे का पूरे हल्के का आपने बता दिया है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए वुज़रा तो ये बात कर रहे हैं जनाब बदतरीन धांधली हुई है और जो जमात थी नहीं किसी सर्वे में वो कैसे जीत सकती है। आपने तो तस्लीम किया कि ये वजूहात हैं और इन वजूहात की बिना पर जो हमने इस हल्के में भी विज़िट किया वहाँ भी लोगों को यही बताना है जो आप बात कर रहे हैं। तो फिर वुज़रा को भी मेरे ख्याल में ज़्यादा लॉजिकल होके और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना चाहिए कि वाकई रिजल्ट जो है वो तब्दील इस तरह से हो सकते हैं कि 5वें नंबर पर पहले नंबर वाली जमात आ जाए। आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये NA 249 इलेक्शन और इलेक्शन के बाद चंद सौ जो वोटों की गिनती का मामला है उस पर दोबारा से अब ऑर्डर हो गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब दोबारा से जो ऑर्डर हुआ है उसमें जो इतराज़ात हैं वो ये हैं कि जनाब रिज़ल्ट जो है प्रॉपरली नहीं दिए गए बहुत से पोलिंग स्टेशन पर। अब जब सूबाई जहाँ हुकूमत होती है, पोलिंग के अमले जिस तरह से प्रिजाइडिंग अफसरान लगाए जाते हैं, बाकी लोग होते हैं वो सूबाई हुकूमतों के अंडर होते हैं, तो ये इल्ज़ाम हुआ कि जनाब यहाँ पर आपकी हुकूमत ने कुछ जादू कर दिया है जिसकी वजह से 600-700 वोट से कादर खान मंदोखेल साहब जीत गए हैं। तो अब जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला आएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए मुखालिफ भी आ सकती हैं। आजिज़ धामरा साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, लेकिन एक बहरहाल बड़ा अहम मामला है और वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स का भी है। तो राना अरशद साहब, मैं सर जब तक धामरा साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स इसीलिए है ना सर कि ये इस किस्म के मामलात ही ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो इसीलिए हुकूमत लाना चाह रही है, आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक और बड़ा अहम तरमीम है और वो है ओवरसीज़ के वोट्स की। ओवरसीज़ के वोट्स पे भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि क्या ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आपको डर लग रहा है? मुदस्सर इकबाल साहब, 2014 में मियां नवाशी साहब ने खुद सेक्रेटरी असेंबली को कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज की नुमाइंदगी थी और PTI के भी 3 मेंबरान थे, आरिफ अलवी साहब, शफकत हुसैन साहब और श्री मजारी साहबा। वहाँ इनके धरने और इनके बाइकाट असेंबली के बावजूद मीटिंग्स होती रहीं और तकरीबन अबाव 80 मीटिंग हुई और उसमें जो अफाम तफहीम के साथ तय हुआ वो 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद। मैं राना साहब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। पिछले मामलात को मैं चाहूँगा कि समेट लिया जाए 249, फिर हम रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें। तो 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजिज़ धामरा साहब आपका शुक्रिया कि ये हुकूमत आपकी सूबाई थी, ये इल्ज़ाम हुआ और जब जहाँ सूबाई हुकूमत होती है सर वो फिर जादू कर लेती है। तो क्या ये 600-700 जो कादर खान मंदोखेल साहब जीते हैं वोट से, ये किसी जादू से हुआ है? क्योंकि आप तो किसी सर्वे में नहीं थे, किसी जगह आपकी पोजीशन ही नहीं बन रही थी, एकदम से आप 5वें से पहले पे कैसे आ गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो अभी मैं आफ्ताब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी माकूल बात की है और शुरू से लेकर 249 के हवाले से हमारा भी मौक़िफ़ यही था कि PTI की ग्रुपबंदी बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, PTI के कैंडिडेट बिल्कुल ड्यू थे, उसके ऊपर एतराज़ात इनके सिटिंग MPs ने लगाए थे। और जहां तक तरक्याती कामों का मसला है और आप पब्लिक से जब राब्ता नहीं रखेंगे और ओवरऑल जो महंगाई की सूरत हाल है PTI की, वो सारे असर हुए। और ये आफ्ताब भाई की जो बात थी बिल्कुल एक माकूल है। ये तो हुआ PTI का मसला। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाई इलेक्शन को 687 वोटों पर बरतरी हासिल करने वाली सीट पे अगर इतना उधम और तूफान मचा हुआ है, और पहली बात तो मैं PMLN को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि ये बैलेट बॉक्स जो है एक इंस्टीट्यूट पे अदम एतमाद किया। एक लिहाज से वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हैं कि उन्होंने रिकाउंटिंग की है और अगला ही फिर अदम एतमाद करते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के कि ये बैलेट बॉक्स जो है वो फौज के जवानों के पास रख दिए जाएं। तो ये तो एक आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी PMLN की है। और दूसरी बात कि सर्वे की सर वहां जाएगा, फौज के पास जवानों के पास आएगा तो वोट को इज्जत हो जाएगी ना ज्यादा। नहीं, मुझे एतराज नहीं है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ ना PMLN को कि एक ही इलेक्शन में एक ही इदारे इलेक्शन कमीशन पे रिकाउंटिंग वाली बात पे सारा ट्विटर देखें आप भरा पड़ा है और मुबारकबाद वसूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PMLN की।
और आगे चल के फिर उनका जो कैंडिडेट है वो बयान देता है कि ये जो डब्बे हैं, ये जो वोट हैं, ये फौज के हवाले किए जाए। मतलब काम इलेक्शन कमीशन का, आप एक दूसरे इंस्टीट्यूट को उसमें दावत दे रहे हैं। ये तो वो जाने, उनकी पॉलिसी जाने। और अब पता पड़ रहा है कौम को किस तरह पीडीएम को तोड़ा गया और उसके पीछे और का क्या है। ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर दूसरी बात यह है कि अगर सर्वे पे डिपेंड करके हम आइंदा इलेक्शनों में रिजल्ट पे डिपेंड करके बैठेंगे तो फिर मेरे ख्याल में कैंडिडेट को वर्क करने की, लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं भी किसी इलाके से खड़े होकर छेड़ दूंगा, अगर मैं हार गया तो इलेक्शन कमीशन में चला जाऊंगा कि मैं सर्वे पे नंबर 1 था। और सर्वे में देखिए पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 7,000 प्लस वोट उठाए हैं और जीत लिया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि 2018 की इलेक्शन में पीएसपी के सरबराह पीएसपी पार्टी ने 7वें नंबर पे थी। अब वो 9,000 वोट उठा चुके। 1200 वाली पार्टी 9,000 वोट उठाती है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। मगर एक पार्टी जो कैंडिडेट सेम लाती है अपना, 2018 में इसी कैंडिडेट पीपुल्स पार्टी ने लाए थे और वो अवाम में मौजूद थे, बहुत बड़ा असर होता है। आपके कैंडिडेट नए थे, आप काफियां बांट रहे थे, आपकी कैंप्स खाली थी। और दूसरी बात ये होती है कि आरओ के पास कंप्लेन ड्यूरिंग द पोलिंग आ जाती है कि जी फला फला स्टेशन पे पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने दावा बोल दिया, सिंध गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, इलेक्शन कमीशन नजर नहीं आ रही है। ये एतराजात होते हैं, टाइमली वहां सबमिट कराते हैं एतराजात, जिसकी बिहाफ पे ये सारी कार्रवाई होती है। वहां पर तो आप मुतमिन थे। अगर गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी की हुई तो उसमें हमने क्या कसूर किया? मेरे ख्याल में इशू ये है, इशू पीएमएलएन के साथ ये है कि इनको अपनी हार का दुख नहीं है, इनको पीपुल्स पार्टी के जीतने का दुख है। सही। ये अब उसकी जो ये जीत का दुख जान लेते हैं कि सर अगर कोई जीत गया है तो दुख इतना क्यों है राना अरशद साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर जीता है। मकामी उम्मीदवार का भी तो एक बड़ा मामला है ना, यहाँ से इम्पोर्ट होकर उम्मीदवार यहाँ से जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, कादर खान मंदोखेल साहब तो 18 के इलेक्शन के बाद से वहीं पर मौजूद थे और मकामी उम्मीदवार का भी फर्क पड़ गया। मैं फिर आफ्ताब साहब से भी बात करता हूँ। जी राना साहब। जी मुदस्सर इकबाल साहब, एक तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कादर मंदोखेल साहब कब से पार्टी में हैं, मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि वो कादर साहब सर 2018 से तो है ना सर, 2018 से तो है ना। नहीं रहे, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ खदाना खास्ता कोई कराची में क्राइम था वो कम हो गया, खदाना खास्ता। राना अरशद सबसे दोबारा से रब्ता करते हैं, रब्ता मुनक़ता हुआ है। राना साहब आपसे लेकिन मैं आगे चलूँगा। मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बड़ा ज़रूरी जो मामला है उस पर आफ्ताब जहांगीर साहब, इस वक्त हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामलात को ला रही है लेकिन हुकूमत की नीयत के मामले पे दोनों जमातों की जानिब से शक हो रहा है और कह रहे हैं ये चीज़ें जो है ना वो बेईमानी के ज़मरे में आती हैं। नीयत ठीक होगी तो फिर आगे आएंगे। अगर दोनों जमातों का, जो बड़ी जमातें पार्लियामान में, वो साथ ही ना हुआ तो इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे आप कर पाएंगे? जो दो ख़ास तौर पर आप तरमीम चाह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरा ओवरसीज़ वोटिंग। अच्छा देखें मुदस्सर, बात यह है कि आखिर हमने कभी तो तब्दीली लानी। हमने आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जीतने वाला कहता है कि जी बहुत ही फेयर इलेक्शन हुए हैं, हारने वाला कहता है इससे बड़ी सदी की धांधली हुई नहीं है। चाहे वो जो भी इलेक्शन आप देख लें 13 का देख लें, उससे पहले के देख लें, जैसे भी है, और 18 का देख लें, और अभी ये 249 का भी देख लें, तो इसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली तो लाने की ज़रूरत है, इस रिफॉर्म की ज़रूरत है जिस पर लोगों का भी एतमाद हो कि जी हमने जो वोट दिया है वो बिल्कुल सही कास्ट हुआ है, और पार्टियों का भी एतमाद हो कि जी जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल सही आया है। अच्छा, अब उसके ऊपर जब पार्टी ने के हुकूमत ने एक ऑफ़र की है आपको, तो ये नहीं देखा जाता कि कौन ऑफ़र कर रहा है, ये देखा जाता है कि क्या ऑफ़र कर रहा है, बात क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने इमरान खान साहब ने भी कहा और हम हुकूमत चाहती है कि इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसको ताकि ये सिलसिला रोज़ रोज़ का ये ख़त्म हो, तो इसे वेलकम करना चाहिए, अपनी खुल के अपनी राय का इज़हार करना चाहिए, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। अगर उससे क्या होगा कि लोगों को भी पता चलेगा कौन कितना संजीदा है। जब बकवाल इनके कि हमारी नीयत पे इनको शक है, तो लोगों को भी पता चलेगा कि हुकूमत की नीयत जो है वो मशकूक है। लेकिन जब आप आएंगे नहीं, आप मैं उस पर हिस्सा लेना नहीं चाहेंगे, तो फिर लोग क्या समझेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखें, मैं अब बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ और हमेशा सच्ची और जो सही बात है वो करता हूँ, जिस पर चाहे किसी को इख्तलाफ हो या ना हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो या कोई अपोजिशन हो।
हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहिए। हमें भी उस माशरे का हिस्सा बनना चाहिए जहाँ पर लोग अपने इलेक्शंस के ऊपर एतमाद करते हैं, अपने लोगों पर एतमाद करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सही लोग मुंतखब नहीं करेंगे तो फिर हमें ये हक भी हासिल नहीं है कि उनके ऊपर तनकीद करें। तो लिहाजा सबसे पहला काम यह है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसे बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमूमन एक बात कर रहा हूँ, इसी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी करता हूँ कि कराची के अंदर मेरा हल्का है, अच्छा उसके अंदर 16 से 17 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है वो हल्का, लेकिन वोट 2, सवा 2, 2.5 लाख हैं। तो बाकी लोगों की राय कहाँ चली गई? इसी तरह NA 249 में आप देख लें, सिर्फ 20% लोगों की राय आई और अक्सरियत के वोट ही नहीं है वहाँ पर। तो भाई कम से कम ये रिफॉर्म, ये चेंज हो जाना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर दोनों में से एक एड्रेस अगर मुकामी है तो उसका ऑटोमेटिकली वोट वहाँ का मुकामी होना चाहिए प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत करने के लिए उन वोटों को भेज रहे हैं उनके परमानेंट एड्रेसेस के ऊपर, और इवन ये कि दोनों एड्रेस भी यहाँ मौजूद है, तब भी वोट यहाँ पर नहीं है, वो वोट नहीं और चला गया है। उनके हो रहे हैं। ये बहरहाल कराची में एक अलमिया रहा भी है, ये हो भी रहा है। अच्छा, मैं क्विकली जो है ब्रेक की जाने मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं धामरा साहब से कहेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डर किस बात का है। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डर क्या है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात, इलेक्शन रिफॉर्म्स की जहां तक बात है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डर नहीं है, बल्कि 70 के बाद जितनी भी इलेक्शन हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो एतराज है या जो एक अपना नुक्ता नजर है वो ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो, अब मुझे तो एक जोक और लग रहा है कि एक ऑर्डिनेंस आ गया है इलेक्शन के हवाले से। अब जारी ऑर्डिनेंस 3 से 4 माह के अंदर खत्म हो जाएगा। उस ऑर्डिनेंस की अब क्या तुक थी कि आप ऑर्डिनेंस लेके आए हो, क्या मुल्क में इलेक्शन और रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के थ्रू आएंगे? ये सारी जमातों से बिल बैठ के बात करने से होगा। ये तो है इस हुकूमत की जल्दबाजी। और दूसरी बात, जिस भी इशू पे अपोजिशन इनके साथ बैठी है और अगले ही दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है कि ये एनआरओ मांगने आए थे, ये तो एनआरओ ले रहे हैं अपने। अरे भाई, आप खुद कह रहे हैं कि हम दोनों पार्टियों के जो केसेस हैं लीडरशिप के वो अपने अदवार के दौरान है, तो आपसे कौन एनआरओ मांगेगा? कौन पागल हो? की पोजीशन क्या है एनआरओ देने वाली? आपके हाथ में ही नहीं है। हाँ, आप एनआरओ दे सकते हैं उनको जो आपके दौर के केसेस हैं। मिसाल के तौर पर अब करीम साहब के ग्रुप से आपने मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर लेवल ने मुलाकात की, वरना इनकी पार्टी का कोई भी बंदा उनसे मिलके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुन सकता है। यही तहफ़्फ़ुज़ात अगर अपोजिशन को हो तो वो ठीक है, वो चोर और डाकू हैं। यही तहफ़्फ़ुज़ात आपकी अपनी पार्टी ने एक अलग ग्रुप बना दिया और वो प्रेस रिलीज जारी करता है कि ये हम ख्याल, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी के हेड हैं उन्होंने टिकट दिया, उस पीटीआई की टिकट पे मुंतखब होने वाले MNA MPA अपने ही प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं हम ख्याल ग्रुप की शक्ल में। इससे ज्यादा और कोई एनआरओ हो सकता है? क्योंकि ये आपके दौर के केसेस हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप एनआरओ दे रहे हैं, आप देते रहे। कम से कम हमारे लिए ये ना कहें कि हम आपसे एनआरओ लेना चाहते हैं, नहीं लेंगे आपसे। ना आप इस पोजीशन में, अपनी पोजीशन वादे करें, अपने रवैये में इस्लाहत लाएं। जैसे कि अभी हमने 249 की गुफ्तगू की, इनके वुज़रा का मौक़िफ़ एक है और कराची से जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है आफ्ताब भाई, उनका मौक़िफ़ आपने सुन लिया। तो पहले तो ये अपने रवैयों में इस्लाहत लाएं, बाद में जब बात करें कि आप क्या चाहते हैं। सही। तो ये रवैयों की जो सख्ती आफ्ताब जहांगीर साहब ये बड़ी दूर ले जाती है। इस वक्त तो हुकूमत रिफॉर्म्स के हवाले से अब आ रही है, सेनेट नया बन गया, अब ये बात हुई कि इलेक्शन रिफॉर्म जैसी बड़ी चीज, जैसे 18 अमेंडमेंट था, एक बड़ा काम था। रिफॉर्म, ये ऑर्डिनेंस कैसे आया? हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है कि जिस वक्त रिफॉर्म्स की चीजें आप लाने चाह रहे हैं तो फिर ये ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों है? इस हुकूमत को ऑर्डिनेंस बहुत अच्छे लगते हैं क्या आफ्ताब साहब?
आफ्ताब जहांगीर साहब। ये बड़ा सवाल अहम छोड़ के जा रहे हैं हम। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आजिज़ धामरा साहब का कि एक तो नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत का, दूसरा सबसे अहम बात है जब इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्लियामान में लाना है तो फिर 3-4 माह के लिए इस वक्त ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बुनियादी तौर पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया गया अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हर चीज़ लाना चाह रही है। बहरहाल देखते हैं अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इकट्ठी होती है या ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपोजिशन पर जिम्मेदारी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएँ। अगर नहीं होगी तो फिर कल को इलेक्शन के मामलात होंगे तो फिर यही इल्ज़ामात जो 2018 में, 2013 में, 2008 में लगाए गए हैं वही लगते रहेंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी अहम खबर है कि एक चौकीदार भर्ती होने वाला कैसे डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंच गया है। हैरान कुन खबर आपको भी लग रही है, लेकिन कराची में इस किस्म के जादू हो सकते हैं। इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायम खानी आपके वक्त का। ये किस तरह से जादू हुआ कि 2009 में कोई भर्ती हो चौकीदार और फिर वो बन जाए डिप्टी डायरेक्टर? ऐसा क्या उनके पास है और जो उनको तरक्कियां देते हुए जा रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, ये कैसे हो गया कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं? देखें मुदस्सर, बिल्कुल ये सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट है या बल्दियाती इदारे हैं, सिर्फ ये सूरत हाल यहाँ तक महदूद नहीं है। जितने भी सिंध के सरकारी इदारे हैं तमाम में ही अक्सर व बेशतर इस तरह की चीज़ें सुनने को आती हैं। इससे कबल भी जो गुज़श्ता दिनों एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियात में तैनात किए गए, डिप्टी कमिश्नर्स तैनात किए गए, उनके बाद जब इंक्वायरी उन्होंने की तो पता ये चला कि 12-12 साल के बच्चों को जो है वो बल्दिया ज़िला वस्ती में तैनात किया गया था। और जब भर्ती हुए उनकी उम्रें तो 7 लड़के 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्रें 12 साल थी जब वो भर्ती हुए, और वो आज तक बल्दिया उज़्मा कराची बल्दिया जो वस्ती है वहाँ मुलाजमत कर रहे थे। जो 7 सलीम का वाक़या है वो भी इसी तरह का है। 2009 में ये चौकीदार की हैसियत से बतौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो उस वक्त की शहरी हुकूमत थी उसमें उनको चौकीदार तैनात किया गया था, भर्ती किया गया था। एक ही साल में जो है वो जंप करके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चले गए अगले ही साल 2010 में, और इसी तरह 2016 में वो जो है वो 16 ग्रेड में पहुंच गया और आज चौकीदार जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के मज़े ले रहा है। तमाम जो सहूलियात हैं, गाड़ी है, फ्यूल है और जो दीगर मरात हैं वो 7 सलीम को हासिल है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो कंप्लेंट सेल है वहाँ तक इंक्वायरी पहुँची, वहाँ कंप्लेन हुई। उसके बाद जो सिंध का महकमा बल्दियात है मुदस्सिर, उसने एक इंक्वायरी कंडक्ट की और बल्दिया वस्ती को जो है वो ख़त लिखा कि ये बताया जाए 7 सलीम के बारे में कि ये कब भर्ती हुए, कब इन्होंने तरक्की हासिल की। तो उसमें जो ज़िला वस्ती की जानिब से रिपोर्ट बल्दियात को भेजी गई, जो महकमा बल्दियात है सिंध का, उसमें ये दर्ज किया गया कि जो इनकी तरक्कियाँ थी वो गैरकानूनी थी और इनको इस तरह से जो है तरक्कियाँ गैरकानूनी तौर पर दी गई। और कायम खानी इसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर ये बन रहा है कि 2009 में भर्ती हुए चौकीदार तो चले भर्ती कर लिया गया उसमें, लेकिन ये एकदम से सब इंस्पेक्टर में वो ग्रेड 8 में ये चले गए। तो ये जो तरक्की देने वाले थे ये कौन बुनियादी तौर पर है? क्या ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ या जो बल्दिया वस्ती है वहीं के चेयरमैन या वहीं के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने ये काम किया? ये कैसे हो गया? सर देखें, जब ये 7 सलीम नामी चौकीदार इसमें बल्दिया उज़्मा कराची जो उस वक्त की शहरी हुकूमत थी भर्ती हुआ, तब दौर मुस्तफ़ा कमाल का था। 1 साल बाद जो है वो जो क़यादत थी, बल्दियाती क़यादत, जो अवामी क़यादत थी, मुंतखब क़यादत थी, उसका टेन्योर पूरा हो गया। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर आए, जो अफसरान के ज़रिए जो बल्दियात को चलाने का इंतज़ाम है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में ये तमाम तरक्कियाँ हुई, किसी अवामी नुमाइंदे के दौर में तरक्कियाँ नहीं हुई। भर्ती अलबत्ता ये अवामी नुमाइंदे के मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर का दौर आया तो बताया जा रहा है कि 1-2 सियासी जमातें जो शहर की इन्फ्लुएंस रखने वाली जमात है और उस वक्त की जमातें थी और अब भी जो है 13 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन दोनों ही जमातों का जो MKM और पीपल्स पार्टी उनका आशीर्वाद था और जो अफसरान थे उन्होंने गैरकानूनी तौर पर इनको भर्तियाँ जो है ये तरक्कियाँ दी गई। अब देखना ये कि इंक्वायरी कहाँ तक बैठती है कि जो तरक्की पाने वाला है सिर्फ वही मुलजिम करार पाएगा या जिन्होंने तरक्की दी वो भी कानून के कटहरे में आएगी। अब जो मजीद इंक्वायरी महकमा बल्दियात कर रहा है इसके बाद ये बात पता चलेगी। ठीक है, अच्छा अमजद हमारे साथ ही रहेगा, इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। अमजद कायम खानी भी हमें बता रहे थे कराची
कराची में एक इस किस्म का वाक़या कि एक चौकीदार किस तरह से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंच के अगले आने वाले दिनों में जब ये तहकीकात सामने आएंगी तो उस पर मजीद भी बात करेंगे। अमजद कायम खानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल के मुतालिक बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कोरोना केसेस में मुसलसल और तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो SOPs का अमल दरामद है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। कि जो सबसे पहली बुनियादी ड्यूटी शहरियों की है कि वो खुद मास्क लगाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़ करें, वो तमाम तर चीज़ें ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसके नुकसान अगले आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ हमने पिछले एक माह में केसेस को देखा है वो मई का महीना भी कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से उस तेज़ी के साथ भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम पहले से भी ज़्यादा अब सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मजहबी बुनियाद पर हो, चाहे वो समाजी हवालों से हो, चाहे वो मुआशी हवालों से हो, तो वो चल रही है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है और अमवात तो अब 100+ रोज़ाना के मामलात है, बल्कि कुछ दिन तो 200+ भी ये फिगर गया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? जब हम हमसाया मुल्क में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ है, लेकिन जहाँ जब लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इतने पहले थे इतने अब हैं, तो कोई नहीं, कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो तीसरी लहर है इसमें जो गेम चेंजर है वो है न्यू वेरिएंट्स का। और जिस तरह आपने देखा कि इंडिया में शुरू के वेव इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ ये वाला वेव बहुत डेंजरस है। तो हम भी उसी पैटर्न पे हैं, हम उनसे थोड़ा सा पीछे हैं 1 महीना, लेकिन हमारे यहाँ भी अभी वेरिएंट्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो हमें बिल्कुल ही इस तरह इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला। हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और हमें मोहतात रहना चाहिए कि खुदा न खास्ता वैसे हालात की तरफ हम गामजन हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल उसी जी आपने नोट किया होगा, जो हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा, पेशेंट्स की जो ना डेथ काफ़ी सारी इसमें हो रही हैं और उसकी कंडीशन बहुत शदीद, वो बीमार हो जाता है। ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं इसकी वजह से हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईद का मौका आएगा, ईद के बाद ईद मिलन पार्टियाँ या आपस में मिलजुल के रहना, इससे खतरा है कि ये बहुत तेजी से मजीद फैल सकता है अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि SOPs पे सख्ती से अमल करें, वैक्सीनेशन प्रोसेस और तेजी से बढ़ाएं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जो पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं वो हमारे यहाँ ना हो, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश इतनी नहीं होगी कि हॉस्पिटल में हम मरीजों को इतनी ज़्यादा पैमाने पर देखभाल कर पाएँ। तो इसलिए अभी ये बेहतर टाइम है कि हम SOPs पे अमल करें और पेशेंट्स को बड़ी तादाद में हॉस्पिटल आने से रोके, और इस वक्त सही टाइम है कि हम इसको काबू कर पाएँ। अदरवाइज ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो और हम इस पर फिर काबू नहीं पा पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल है वो चल तो रहा है, लेकिन शायद उस तेज़ी के साथ नहीं है जो है। लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से जब हम खुद कुछ लोगों से बात की है तो अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि ये वैक्सीनेशन होगी तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और पेचीदा मसाइल हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद, क्योंकि इन तमाम तर तजुर्बात पर भी शामिल रहे हैं, ये वैक्सीनेशन इस वक्त ज़रूरी है? अगर जो लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, क्या उसके बाद SOPs ज़रूरी रहेंगी या नहीं? यकीनन वैक्सीनेशन जैसे जैसे तेजी आती जाएगी और लोग का एतमाद बढ़ता जाएगा, तो लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर्स आ भी रहे हैं। अभी हम देखें काफ़ी रश वैक्सीन सेंटर्स पे बन गया है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बननी चाहिए, इससे भी ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। लोगों के शुकूक शुबात अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस का हम स्पीड अप करते जाएंगे ये शुकूक शुबात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में 1 अरब लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वो बिल्कुल सही है। इस तरह पाकिस्तान में भी 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वो बिल्कुल सही है। तो ये इस चीज़ की तरफ ये नंबर इशारा करती हैं कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फ़ायदा है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उन ममालिक का अभी ये कि वो नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग वैक्सीन लगा दें।
जब तक सारे लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक SOPs पे अमल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है और दूसरा बंदा भी बीमार हो सकता है। तो अगर सारे लोग वैक्सीन लगवा दें और वो प्रोटेक्टेड हो जाएं तब जाके कोई मास्क और SOPs पे अमल करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं हुआ। लेकिन तब तक हमें जब तक वैक्सीन नहीं लगती सब लोगों को तब तक हमें SOPs पे अमल करना लाजमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आपने भी कोई लैब में डायग्नोज करने वाली वैक्सीन है कि ये डायग्नोज हो कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये कौन सा वायरस है, इस तरह की खबर हम सुन रहे थे, आप उसकी तफसील भी दीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा अहम डेवलपमेंट है जो हमारी लैब में माशाल्लाह जो हमारे साथ लोग हैं और मैं खुद इस टीम का लीड कर रहा हूँ, तो हमने वेरिएंट डिटेक्शन के लिए एक आसान टेस्ट डेवलप कर लिया है कि ये PCR बेस्ड टेस्ट है जिसके जरिए हम कोई भी वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत अहम है। करंट जो पेंडेमिक है उसका जो थर्ड वेव है इसमें ये वेरिएंट बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो इसकी जब तक तशख़ीस नहीं हो पाएगी कि ये कौन सा वेरिएंट है और ये किस जगह पे ये फैल रहा है, तो उसकी डिटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। अब तक सिर्फ सिक्वेंसर पे ही इसकी डिटेक्शन हो पाती थी जो को बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने शब रोज़ की मेहनत के बाद अपने लैब में ये टेस्ट डेवलप कर लिया है और ये बहुत आसान भी है और कम लागत वाला भी है और कहीं भी जहाँ पे PCR मशीन होगा वो लोग ये टेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं और हम वॉलंटियरली उनको ये गाइड कर सकते हैं और अपना तजुर्बा उनसे शेयर कर सकते हैं किस तरह वो ये वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये PCR बेस्ड टेस्ट हमने बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत कामयाब रहा है। इसका हमने मुकाबला सिक्वेंसर से भी किया है, तो ये हूबहू वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं जो एक सिक्वेंसर से रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारे सेटिंग में जिस तरह रिमोट एरियाज हैं, इंटीरियर से जहाँ पे सिक्वेंसर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमें इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त किस्म का काम ये हुआ है कि आपके अपने इदारे ने इस किस्म का वेरिएंट जो है वो चेक करने के लिए कि उसमें क्या डिफरेंट क्या है वो वैक्सीन तैयार कर ली है। तो दूसरा जो आप लोग SOPs के हवाले से बार बार बता रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहबान बता रहे हैं, उस पर अमल करना इस वक्त ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए उम्मीद इस तवक्को के साथ कि आप अपना ख्याल रखिए, महदूद रहिए ताकि आप महफूज रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।